नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों रिसेंटली ये न्यूज आई है कि सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ मिलकर ये अपॉर्चुनिटी खंगाल रहा है कि कैसे हम लोग यूएस डॉलर को छोड़ के इंडियन रुपीस या फिर सऊदी अरेबिया की करेंसी रियाल में ट्रेड करें। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में आप लोग देखेंगे तो जो यूएस डॉलर है वो अपनी इंपॉर्टेंस खोता जा रहा है ट्रेड के मामले में, जिसको डी डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड कहा जा रहा है। डी डॉलराइजेशन का मतलब है डॉलर की जगह किसी और करेंसी का यूज करना या फिर डॉलर के यूज को रिड्यूस करना या फिर कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसमें डॉलर की जगह किसी और करेंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, प्लस डॉलर डेरिवेटिव एसेट जो होते हैं उससे भी हटके दूसरे करेंसी के जो डेरिवेटिव एसेट होते हैं उन पे ज्यादा ट्रस्ट दिखाना, उनको ज्यादा परचेज करना भी डी डॉलराइजेशन कहलाता है। इसी साल जून के महीने आईएमएफ ने ये कहा था कि जो डॉलर का शेयर है ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व में वो पिछले 2 डिकेड से गिरता जा रहा है और गिर के 59% से भी कम हो चुका है। फॉरेक्स रिजर्व आपको पता ही होगा, हर कंट्री क्या करती है कि जो ज्यादातर यूज होने वाली करेंसी है उसका रिजर्व रखती है अपने पास, ताकि वो कंट्री जब किसी और कंट्री के साथ बिजनेस करे, उससे कोई सामान खरीदे तो उसकी पेमेंट कर सके उस करेंसी में। और इन फॉरेक्स रिजर्व में वो करेंसी होती है जिन पे ज्यादातर लोगों को विश्वास होता है कि उनकी वैल्यू अचानक से फ्लक्चुएट नहीं होगी। करंट सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें तो जितना भी ट्रेड होता है उनमें से 40 से 50% ट्रेड होता है यूएस डॉलर में, और सिर्फ क्रूड ऑयल की बात करें तो लगभग सारा ही ट्रेड होता है यूएस डॉलर में। हाल में कुछ ऐसी कंट्री हैं जो बाकी करेंसी में भी क्रूड ऑयल को बेचने के लिए तैयार हुई हैं, जैसे कि वेनेजुएला, ईरान, रशिया। ये सब वो कंट्री हैं जिन पे ऑलरेडी सैंक्शन लगा हुआ है यूएसए के द्वारा, इसलिए ये जो अपनी पेमेंट है वो बाकी करेंसी में डिमांड कर रही हैं। लेकिन इसके बाद भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है यूएस डॉलर वर्ल्ड ट्रेड में, जिससे ये कंट्रीज और बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो निजात पाना चाहती हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो क्या रीजन है जिसकी वजह से डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रही हैं ये कंट्री, और स्पेशली जो सऊदी अरेबिया का स्टेप है ये इंडिया के साथ रुपी रियाल का ट्रेड करना, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक क्यों है डॉलर की सुप्रीमेसी को, और इस डी डॉलराइजेशन का क्या असर पड़ेगा दुनिया पे। ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रिसेंटली 18-19 सितंबर को इंडिया के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, ये गए थे सऊदी अरेबिया में, और उस टाइम पे दोनों कंट्रीज ने बात की कि हम लोग क्या रूपी और रियाल का यूज कर सकते हैं अपने जो ट्रेड है उसके लिए। सऊदी अरेबिया को अगर हम लोग छोड़ दें के अलावा इंडिया ऑलरेडी रशिया से ट्रेड कर रहा है रुपए में, और ऑयल भी परचेज कर रहा है रुपए में, और ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, वेनेजुएला, ये वो कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी इंडिया से बात कर रही हैं कि हम लोग अपना जो ट्रेड है उसको लोकल करेंसी में करना शुरू करें। ये तो सिर्फ इंडिया से रिलेटेड ट्रेड की बात हो गई। इसके अलावा रशिया 2014 से ही, जब यूएसए ने उस पर सैंक्शन लगाया था क्रीमिया के एनेक्सेशन की वजह से, तो तभी से उसने धीरे धीरे यूएस डॉलर को अपनी इकोनॉमी से एलिविएट करना शुरू कर दिया था। 2017 तक उसने एक अपना सिस्टम भी बना लिया इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, एसपीएफएस, ताकि वो जो स्विफ्ट सिस्टम है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का उसको रिप्लेस कर सके। फिर यूएसडी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया, और फाइनली 23 मार्च 2022 को पुतिन ये कहते हैं कि जितनी भी नॉन फ्रेंडली कंट्रीज हैं रशिया की, यानी यूरोप की तरफ उनका इशारा था, वो रशियन ऑयल की पेमेंट करेंगी रूबल्स में। रूबल को छोड़ के किसी भी करेंसी में उनकी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये एक तरह से बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, जहां हम लोग देख रहे थे कि मार्च के बाद सारी करेंसी गिरती जा रही थी, वहीं रूबल पे उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, और रूबल बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी थी उस समय। इसके अलावा चाइना भी 2011 से लगा हुआ है अपनी करेंसी युआन को प्रमोट करने में ट्रेड के लिए। चाइना का ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान, ब्राजील, ईरान, इन सब के साथ अरेंजमेंट है कि लोकल करेंसी यानी युआन में ट्रेड किया जाए। 2020 में चाइना भी अपना नया सिस्टम लॉन्च करता है, CIPS, इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट के लिए। इन सब रीजन की वजह से 2020 में चाइना और रशिया के बीच जो ट्रेड था उसमें यूएस डॉलर का जो शेयर था वो 50% से भी कम हो गया था। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने भी अपना नया सिस्टम लॉन्च किया था, INS टैक्स, स्विफ्ट के अल्टरनेटिव के लिए। और यूरोपियन यूनियन के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूएई, इंडोनेशिया, ये सारी वो कंट्रीज हैं जो डॉलर से दूर जाना चाहती हैं। ये कुछ गिने चुने नाम हैं, और भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इस लिस्ट में एग्जिस्ट करती हैं।
नाउ सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ज्यादातर कंट्रीज डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रही हैं? डॉलर से उनको अचानक से क्या प्रॉब्लम आने लगी है? दूसरा, सऊदी अरेबिया का ये डिसीजन जो है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक क्यों हो सकता है यूएस डॉलर के लिए? ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि कैसे यूएस डॉलर एक डोमिनेंट करेंसी बन गई ज्यादातर सेटलमेंट्स के लिए। होता क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से यूरोप में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और फिर सवाल उठता है यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन का। इसके लिए 1944 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें आज के दो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है और दूसरा आईएमएफ को इस्टेब्लिश किया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में यूएस ये कहता है कि यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग आपको लोन देंगे वर्ल्ड बैंक के थ्रू, और जिसकी वजह से आपके पास डॉलर जो है वो बढ़ेगा। इसीलिए आप सब क्या करो, इसके बदले में अपनी करेंसी को पैक्ड कर लो डॉलर के अगेंस्ट, और आपके पास जो भी डॉलर होगा उसको आप जब चाहे यूएसए के फेडरल रिजर्व बैंक में यानी यूएसए के सेंट्रल बैंक में आके गोल्ड के अगेंस्ट में एक्सचेंज कर सकते हो। और ये सारे यूरोप के मेंबर जो इस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे वो इसके लिए मान जाते हैं और यूएस डॉलर को बना दी जाती है इंटरनेशनल करेंसी। लेकिन फिर कुछ खराब पॉलिसी की वजह से यूएसए के इकोनॉमी पे असर पड़ता है और ज्यादातर ये कंट्रीज जिनके पास डॉलर थी ये डाउट करने लगती हैं यूएसए की कैपेबिलिटी पे कि वो हमारे पास जो डॉलर है उसके अगेंस्ट में हमको गोल्ड दे पाएगा कि नहीं। इसी के चलते ये सारी कंट्रीज अपने पास जो यूएस डॉलर था उसको सेल करने लगती हैं फेडरल रिजर्व में और अचानक से बहुत ज्यादा सेलिंग होने लगती है। ये चीज करेंसी क्राइसिस खड़ा कर देता है यूएसए में और फाइनली 1971 में उस समय के यूएसए के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ये अनाउंस कर देते हैं कि जितनी भी कंट्री जिनके पास डॉलर है वो अब गोल्ड के बदले में उस डॉलर को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगी। ये एक बहुत बड़ा शॉक होता है उन कंट्रीज के लिए जिनके पास काफी ज्यादा मात्रा में यूएस डॉलर था। इस डिसीजन के बाद से वो यूएस डॉलर एक मात्र पेपर के बराबर ही बन के रह गया था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन उसी के बाद रिचर्ड निक्सन क्या करते हैं, ये सऊदी अरेबिया से एक डील करते हैं कि क्योंकि आपके पास आर्मी नहीं है इसलिए हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। आप बदले में क्या करो, आप ये कह दो कि जितने भी ऑयल का सेल होगा हमारी तरफ से हम उसके बदले में जो पेमेंट है वो यूएस डॉलर में ही रिसीव करेंगे। जिससे होता क्या है कि ये जितनी भी कंट्रीज डॉलर को सेल करना चाहती थी अरेंजमेंट के बाद वो डॉलर की और डिमांड करने लगती हैं अपने एनर्जी परचेज के लिए। सऊदी अरेबिया उस समय लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल था और एक तरह से लीडर था ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के लिए। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जितने भी फिर ऑयल की सेलिंग थी वो डॉलर के अगेंस्ट ही होने लगती है और यही यूएस डॉलर का जो यूज है ऑयल के ट्रेड में या फिर नॉर्मल ट्रेड में, ये यूएस को एडवांटेज और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर देता है जिसको यूएसए टाइम टाइम पे वेपनाइज भी करता है। किसी भी कंट्री को यूएसए धमकी दे देता है आप ये काम ऐसे करो वरना आप पे सैंक्शन लगा दिया जाएगा। वेनेजुएला, ईरान और अब रशिया, इन सब पे यूएसए सैंक्शन लगा चुका है। आज के टाइम में जो ट्रेड होता है वो कैसे होता है इसके समझने के लिए एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। मान लीजिए इंडिया जो है वो ट्रेड करना चाहता है फ्रांस से, तो इस पूरे ट्रेड में 6 एंटिटीज होंगे। पहला होगा इंडिया की वो कंपनी या फिर वो पर्सन जो फ्रांस से कोई चीज मंगाना या फिर उसको कोई चीज बेचना चाहता है। लेट्स से इस केस में ये पर्सन फ्रांस से कोई चीज मंगाना ही चाहता है, तो पहली एंटिटी जो होगी वो ये पर्सन खुद होगा या फिर ये कंपनी खुद होगी। दूसरी एंटिटी होगी इसमें एक इंडियन बैंक जिसके अंदर इस पर्सन का अकाउंट होगा, और इसके बाद जो तीसरी एंटिटी होगी वो होगी एक अमेरिकन बैंक जिसके अंदर इस इंडियन बैंक का अकाउंट होगा। और दूसरी तरफ जो एंटिटी होंगी वो होंगी फ्रांस की वो कंपनी जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है, प्लस दूसरा एक फ्रांस का बैंक होगा जिसके अंदर उस फ्रांस के सेलर का अकाउंट होगा, और तीसरा होगा अमेरिकन बैंक 2 जिसके अंदर फ्रांस के इस बैंक का अकाउंट होगा। अब इंडियन कंपनी ने कोई सामान मंगाया फ्रांस से, तो इसके लिए जो पेमेंट है वो कैसे करेगी इंडिया की कंपनी, ये सबसे पहले उस इंडियन बैंक में जाएगी जिसके अंदर इसका अकाउंट होगा और उसको रुपए में पेमेंट कर देगी, और इसके बदले में ये जो इंडियन बैंक होगा ये इस पेमेंट को डॉलर में कन्वर्ट करके पे कर देगा यूएसए के बैंक 1 में जिसमें इंडिया का अकाउंट था। फिर अमेरिका का बैंक 1 इस पेमेंट को ट्रांसफर कर देगा बैंक 2 में जिसमें फ्रांस का अकाउंट होगा। फिर वो बैंक ट्रांसफर करेगा उस फ्रांस के बैंक में जिसमें सेलर का अकाउंट है, और ये सेलर को फिर पैसा मिल जाएगा अपने बैंक से। ये एक तरह से मैसेजिंग सिस्टम ही होता है कि हाँ आपका पैसा है मेरे पास। कभी फिजिकली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कंटेनर में भर के पैसा नहीं ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन इस पूरे सिस्टम पे होता है ट्रेड, और इसी सिस्टम को कहते हैं स्विफ्ट सिस्टम।
यूएसए बहुत ज्यादा अथॉरिटी रखता है इस सिस्टम के अंदर भी, और जब वो किसी कंट्री पे सैंक्शन लगाता है तो ये कहता है कि हम तो आपके साथ कोई ट्रेड करेंगे नहीं क्योंकि हमने आप पे सैंक्शन लगा रखा है। इसके अलावा बाकी कंट्रीज भी अगर आपके साथ कोई ट्रेड करना चाहेगी तो हम उसके बदले में जो पेमेंट है आपकी तरफ से या फिर उसकी तरफ से वो आपको रिसीव करने नहीं देंगे हमारे स्विफ्ट सिस्टम का यूज करके। तो इस वजह से जब यूएसए किसी पे सैंक्शन लगाता है तो बाकी कंट्रीज भी उसके साथ ट्रेड नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा अक्सर होता क्या है कि मान लीजिए हमारे इसी एग्जाम्पल में इंडिया जो है वो ज्यादा सामान मंगाता है फ्रांस से और उसके बदले में बहुत कम सामान यहाँ से भेजता है फ्रांस को। तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस के पास एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा होगा जो हमेशा उसके इस अमेरिका के बैंक के अकाउंट में पड़ा रहेगा। यूएसए जब किसी पे सैंक्शन लगाता है, मान लीजिए कल को फ्रांस पे सैंक्शन लगाता है, तो ये जो पैसा है, ये जो एसेट है, इसको भी फ्रीज कर देता है। और सेम चीज यूएसए ने किया रशिया के साथ, उस पे सैंक्शन लगा दिया, उसको स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया, उसके जो एसेट थे वो फ्रीज कर दिया। और यही देख के बाकी कंट्रीज भी जो उनकी वनरेबिलिटी है इस सिस्टम पे डिपेंड होने की वजह से उस पर विचार कर रही हैं। इसके अलावा रिसेंट में हम लोग देख रहे हैं कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है वो अपना रेपो रेट कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है। ऐसे में अगर आप किसी चीज की पेमेंट सिर्फ डॉलर में ही कर सकते हो तो डॉलर को आपको परचेज करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट से, और डॉलर का फिर स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपको डॉलर के बदले में ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे पहले से, जिसकी वजह से होगा क्या कि आप जो इंपोर्ट कर रहे हो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी चीज के होने की वजह से बाकी कंट्रीज आजकल सफर कर रही हैं। इसलिए भी वो चाहती हैं कि डॉलर को छोड़ के कोई अल्टरनेटिव करेंसी और स्विफ्ट के बदले में कोई अल्टरनेटिव सिस्टम निकाला जाए ट्रेड का। ज्यादातर इशू को लेके हम लोग देखते हैं कि चाइना और इंडिया में इस समय डिफरेंसेस ही है, लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसमें चाइना, इंडिया और साथ ही साथ रशिया, ये तीनों एक ही पाले में खड़े हैं। ये तीनों कोशिश कर रहे हैं कि कोई अल्टरनेटिव सिस्टम बनाया जाए या फिर ऑलरेडी जो सिस्टम है तीनों कंट्रीज में उनको इंटीग्रेट करा जाए। ना यहाँ पर ये सवाल आता है कि कोई अल्टरनेटिव सिस्टम बना लिया जाता है और ज्यादातर कंट्री उस पर शिफ्ट हो जाती हैं तो उसका असर क्या होगा। तो यूएस के लिए जाहिर सी बात है ये ठीक नहीं होगा। उसका जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेपन था सैंक्शन का डर, वो बहुत ज्यादा इनफेक्टिव हो जाएगा। उस चीज का यूज करके वो बाकी कंट्रीज की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। प्लस यूएस डॉलर अपनी इंपॉर्टेंस खो देगा। और अक्सर होता क्या था कि ये जो अमेरिकन बैंक्स थे जिसमें कंट्रीज का अकाउंट होता था, इसमें जो पैसा पड़ा रहता था वो इन्वेस्ट होता था यूएस की ट्रेजरी बिल में, जिसकी वजह से यूएस को बहुत बड़ा फायदा होता था, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता था यूएस के अंदर। इस चीज में हम लोग को कमी देखने को मिलेगी अगर एक अल्टरनेटिव सिस्टम बना लिया जाता है तो। प्लस ये चीज अपने आप में एक सिग्नल है कि जो सिंगल पोलर वर्ल्ड था वो अब शिफ्ट हो रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर, और अब यूएसए एक लौती सुपर पावर नहीं है। और इस चीज की ओर अगर सऊदी अरेबिया भी बढ़ता है, सऊदी अरेबिया भी यूएस डॉलर को त्याग देता है, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा यूएसए के लिए। क्यों? क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया एक मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, और मिडिल ईस्ट रीजन में जहां पर ज्यादातर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, ये एक लीडर है। ओपेक ग्रुप में भी ये बहुत बड़ा शेयर रखता है, या फिर यूं कह लीजिए कि एक तरह से लीडर ही है, और इसके द्वारा लिया गया ये स्टेप बाकी कंट्रीज को भी इसकी ओर बढ़ने के लिए प्रमोट करेगा। और जब ऑयल का जो कंपलसरी ट्रेड है यूएस डॉलर में ये खत्म हो जाएगा, इसका मतलब यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस है वो एक तरह से खत्म हो गया है, ऐसा कहा जा सकता है ना। इंडिया का रूपी भी ट्रेड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। कई कंट्रीज तो ऑलरेडी तैयार हैं इंडिया के साथ रूपी में ट्रेड करने के लिए। खाली यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये, रूपी जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है। लेकिन लेट्स सी फ्यूचर में इसके लिए भी कोई सॉल्यूशन निकाला जाता है कि नहीं। अभी इस वीडियो को हम लोग यहाँ खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।